अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत ब्रीफली ओवरव्यू लेंगे हम चंद एक लॉन्ग क्वेश्चंस का, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। मैंने सोचा जल्दी से एक वीडियो बना दी जाए और आपको थोड़ा सा चीज़ें कुछ अगर एम्बिगुअस हैं तो वो क्लियर हो जाएं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, फीचर्स ऑफ MS वर्ड, ये अक्सर आया हुआ है और अक्सर पूछा जाता है 2 फीचर्स एक्सप्लेन कर दें, 3 फीचर एक्सप्लेन कर दें। तो आपने ये वाली फीचर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हैं MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं और एडिट करते हैं, उनको स्टाइल वगैरह देते हैं, ऐसे करके आप ये वाली फीचर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेसिकली इसको लेटर, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, CV राइटिंग, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एडिट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ये एक एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी एक बड़ी पावरफुल इसकी फीचर है प्रिंटिंग की, कि आप और विजिविग कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, ये जो है ना वाई है, ये मैंने आई लिखा हुआ यहाँ, ये भी वाई है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट में, वो एज इट इज उसी तरह से प्रिंट हो जाता है। तो ये एक अच्छी इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्पेल चेकिंग और ग्रामेटिकल चेक्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ी अच्छी फीचर है। मेल मर्जिंग की फीचर है, डिफरेंट जब आप कोरिस्पोंडेंस करते हैं तो वहाँ पर हम मेल मर्जिंग में जो है ना, एक लेटर जो आप टाइप करते हैं, बहुत सारे सर्कुलर लेटर्स वगैरह जो आप इसमें करते हैं यूज़, तो इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्रोज जो है, आप फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है आप कुछ ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं एक कंट्रोल D प्रेस करें और एकदम से आपके सामने कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ आ जाए एकदम से। ठीक है ना, यानी आप कुछ भी उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना मैक्रो में रख सकते हैं कि वो आपको लिखनी ना पड़े, आपको बार बार वो चीज़ें आपने एक ही दफ़ा आप उसको मेहनत करके एक ही दफ़ा उसको मैक्रो में रख लेते हैं। ठीक है, और फिर आप जब एक की प्रेस करेंगे वो मैक्रो एज इट इज उसको उठा लेगा और वो एकदम से आपके सामने उसको प्रेजेंट कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट पर कॉपी पेस्ट कर। तो मैक्रोज जो है ऑटोमेट करते हैं आप अपनी चीज़ों को। नेक्स्ट जरा देखते हैं जी फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। तो मैंने जस्ट ये बुलेट पॉइंट्स ही रखे हैं, आपने इनको एलाबोरेट कर देना है। जस्ट MS एक्सेल की क्या फीचर्स हैं, आपको पता है, आप इसमें फार्मूलाज यूज़ करते हैं। इसमें बिल्ट इन फार्मूलाज इनको कहते हैं, मैक्स का, मिनिमम का, सम का, एवरेज का, ये वाले फार्मूलाज हैं। ठीक है, और हम काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेकंड इसकी बड़ी पावरफुल फीचर है चार्ट्स एंड ग्राफ्स डिज़ाइनिंग। आपने जब भी देखिए डाटा को प्रेजेंट करना है एक अच्छी फॉर्म में, किसी सामने प्रेजेंट करना है, तो उसका आप चार्ट डिज़ाइन करते हैं, उसको ग्राफ डिज़ाइन करते हैं। फिर उस ग्राफ की बेस पे इजीली कोई इसको डाटा के पैटर्न को समझ लेता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा आप डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा की सॉर्टिंग वगैरह, डाटा की फिल्टरिंग वगैरह। ठीक है, इसमें आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, वो भी आप अक्सर यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी इसमें ना फीचर्स को और ऐड कर सकते हैं। जो भी हमने देखी थी, तफसील से देखी थी, वो सारी बेसिकली फीचर्स ही हैं जिनको हमने स्टडी किया था कि आप उसमें जो है वो सीरीज एक जनरेट कर, फिल सीरीज है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेट्स सी फर्दर। अच्छा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये क्या होती है ज़रा देख लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ मेरे पास टेबल में 50 से अबव वैल्यू आ रही है ना, वो रेड हो जाए एरिया। तो इस तरह से ना आप कंडीशनल बेसिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये अगर चीज़ हो तो ऐसे हो जाए, ये स्टाइल हो जाए या ये कलर हो जाए। इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप पिवटिंग करते हैं, बहुत सारी इसमें अच्छी फीचर्स भी हैं। राइट, नेक्स्ट हम जरा देखते हैं जी पावर पॉइंट की फीचर्स। देखिए, पावर पॉइंट की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीचर है प्रेजेंटेशन। आप इसमें प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, और प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, ताकि आप दूसरों के सामने अपने डाटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें और वो उसको समझ सकें। ठीक है, यानी वो आपकी स्लाइड शो को देखकर उस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरी चीज़, आप इसमें एनिमेशंस वगैरह को ऐड कर सकते हैं, और एनिमेशन से फर्दर जो है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जब आप एनिमेशन को अपने पावर पॉइंट स्लाइड में ऐड करते हैं तो आपका जो मीनिंग्स है ना, वो ज़्यादा इजीली ऑडियंस जो है आपके उसको कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है। इसके अलावा फ़ोटो स्लाइड शोज आप इसमें बनाते हैं, उनको काफ़ी सारे देखिए इसमें ना आपके टेम्पलेट्स बनाए होते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं। कलरफुल थीम्स होती हैं और वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। तो वो अक्सर आपको जो है ना टेम्पलेट्स आप इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, ये डाउनलोड कर लेते हैं। और इसके अलावा आपकी ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, यानी जब भी आप एक स्लाइड चेंज होती है दूसरी स्लाइड पर वो स्विच होती है, तो वो बड़ी खूबसूरत सी आप उसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सी सारे इफेक्ट्स हैं बेसिकली। तो ये सारी पावर पॉइंट की फीचर्स हैं। राइट, एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
और क्या एप्लीकेशन हो सकती है डेटाबेसेस की, आप इसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ जहाँ जिस अदारे बेसिक देखिए डेटाबेस हर अदारे की ज़रूरत है, क्योंकि हर अदारे ने किसी न किसी फॉर्म में डाटा को मैनेज करना होता है, चाहे वो रेलवे है, लाइब्रेरी का सिस्टम है, आपके बैंक्स हैं, पीटीसीएल का अदारा है। पीटीसीएल में देखें डायरेक्टरी होती है ना, डायरेक्टरी, और उसमें नंबर्स वगैरह होते हैं, कॉल्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं। और इसी तरह से पेशेंट हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स में पेशेंट्स का डाटा मैनेज किया जाता है। फिर इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तमाम स्टॉक्स की इन्वेंट्रीज को ट्रेस करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। फिर गूगल सर्चिंग जो है ना, गूगल आप हर वक्त अप्लाई करते हैं, वो भी एक डाटाबेस बैक एंड पे मेंटेन कर रहा होता है। फिर इसके अलावा ये एजुकेशन सेक्टर में यूज़ हो सकता है। ये क्रेडिट कार्ड बेस, देखिए आपकी जो जितनी भी क्रेडिट कार्ड्स का जो एक डाटा है जहाँ से कंसल्ट होता है, आप जब भी क्रेडिट कार्ड का एक नंबर देते हैं ना, वो आप बैक एंड पर एक डाटाबेस से कंसल्ट होता है, तो वहाँ पर ये उसकी एक ऑनलाइन एक वो है। इसी तरह फेसबुक आप यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, सारा सोशल मीडिया का भी डाटा बेसिस में है। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में आप इसको यूज़ करते हैं, बड़ी वाइड एप्लीकेशन है इसकी। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस का भी क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है, आपको ये चंद एक स्टेप्स पता होने चाहिए। प्री एलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं स्टार्ट में कुछ डिटेल्स वगैरह पूछते हैं कि भाई ये क्या, ये बल्कि सोचते हैं आप कि भाई क्या ये सॉफ्टवेयर आपको बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आप इनिशियल सर्वे करते हैं, उनसे जो आपके हैं क्लाइंट्स, उनसे पूछते हैं कि भाई ठीक है, तमाम डिटेल्स वगैरह पूछते हैं, तमाम वो चीज़ें सेट जब कर लेते हैं, बारगेनिंग होती है बाकायदा और हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है, तो वो प्री एलिमिनरी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद जब आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लेते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं। आप उन तमाम जो यूज़र्स होंगे उस डेटाबेसेस के, उस सॉफ्टवेयर के यूज़र्स होंगे, उनसे पूछते हैं आप किस तरह की चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। इसमें वो आपको फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि भाई इसमें ये करें, इसमें ऐसे भी करें, इसमें ये करें। सिस्टम डिज़ाइन बाद में फिर वो स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारा कुछ पेंसिल वर्क किया जाता है, डायग्राम्स बनाई जाती हैं, मॉडल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग होती है, जो कोडिंग जिसे कहते हैं, एक लैंग्वेज में आपका सॉफ्टवेयर बाकायदा डिज़ाइन होता है। उसके बाद टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में आपका टेस्ट किया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं जो उस सॉफ्टवेयर को, कोडिंग को टेस्ट करते हैं कि क्या ये कोड ठीक से बना है या नहीं बना है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं यूज़र एंड पर, और उसके बाद मेंटेनेंस आ जाती है। मेंटेनेंस में कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है क्लाइंट्स को कि वो आपसे रुजू कर सकते हैं प्रोजेक्ट टीम से कि भाई इतने टाइम तक आप उसमें कोई, अगर उसमें कोई बग है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आप इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, आप 6 माह साल जो भी टाइम पीरियड है उसमें आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, उससे रुजू कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है समटाइम्स। एक मैंने देखा था कि 2 डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स आपने सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए जो थे वो आपने, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। देखिए आप इंटरव्यूज़, आपकी जो प्रोजेक्ट टीम है वो डायरेक्टली उनसे इंटरव्यू कर सकती है जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाना है, आप जाकर उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं 1-on-1 बेसिस पर। आप चाहें तो क्वेश्चनर बना सकते हैं, क्वेश्चनर कहते हैं एक फॉर्म आप बना लेते हैं और उस फॉर्म को फिल करना होता है, और वो सब अपनी फीडबैक दे देते हैं उस पर, कुछ टिक मार्क करके, कुछ MCQs करके, ठीक है ना, इस तरह से जो है ना वो करके तुम अपनी चॉइस वगैरह बता सकते हैं आप। फिर आप फिजिकली उनका जो ऑलरेडी कोई सिस्टम चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस पर उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या ये क्या किस तरह से बना हुआ है, इसकी क्या फीचर्स हैं, तो आपको बड़ी हद तक डाटा वहाँ से भी गैदर हो जाता है, आप कलेक्ट कर सकते हैं उसको फिजिकली सिस्टम को ऑब्जर्व करके। फिर आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। आप देखिए जो बड़ी आपकी जो है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी उनकी ह्यूमन रिसोर्स, काफ़ी उसमें जो है ना एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप सबको सबसे नहीं मिल सकते, सबका सर्वे नहीं, इंटरव्यू नहीं कर सकते। आप फिर सैंपल करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, वहाँ उन लोगों से आप जो है ना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। फिर आप सर्वे वगैरह करते हैं, या आप जो ऑलरेडी देखिए डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, हर अदारे की जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस डॉक्यूमेंटेशन को आप स्टडी कर सकते हैं कि पहले जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया था वो क्या क्या उसमें चीज़ें, उन्होंने स्कोप क्या रखा था, क्या क्या चीज़ें उसने उन्होंने डिफ़ाइन की थी, वो तमाम पैरामीटर्स आपको उस डॉक्यूमेंटेशन से मिल सकती हैं। फिर आप डाटा को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह, ठीक है ना, बहुत सारी वो करके आप जो है उसको डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह लगाकर, ठीक है ना। तो आजकल वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह, यानी डाटा को आप एनालाइज करके बड़ी हद तक चीज़ें जो है ना पैटर्न्स को आप वो कर लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं। ये आप चंद एक पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें।
नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ मेलवेयर। मेलवेयर बेसिकली वायरस की ही टाइप्स हैं। आप वायरस को ही कहते हैं कि एक मेलिशियस एक्टिविटी जो है ना एक सॉफ्टवेयर जब परफॉर्म कर रहा होता है, आप बेसिकली वो आपका क्या है, वायरस। और इसकी चंद एक टाइप्स हैं जी। देखिए लॉजिक बॉम्ब आप लिख सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर एक्टिवेट होता है, जो कि किसी इवेंट का इंतजार कर रहा होता है। ट्रोजन हॉर्स कहते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिस्गाइज्ड फॉर्म में आपके सामने है, यानी वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे आपको ऐसा लगता है शायद ये एक बड़ा अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, मेरे काम का सॉफ्टवेयर है। कोई एंटीवायरस आपके सामने आ गया, आप इंटरनेट में बैठे हुए, कोई एक ऐड आया, प्रॉम्प्ट हुआ, ठीक है, उसमें आपको लगा ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, मुझे डाउनलोड करना चाहिए, मगर होता वो बेसिकली एक डिस्गाइज्ड, वो अपने आप को डिस्गाइज कर रहा होता है, उसने भेस बदला होता है और वो होता वायरस है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स, जो बज़ाहिर एक अपीलिंग एक वो होती है उसकी, मगर वो बैक एंड पर उसकी मिलिशियस उसकी एक वो होती है एक्टिविटी। बूट सेक्टर वायरस होता है जो आपके सिस्टम का जो बूट सेक्टर है उसको वो ओवरराइड कर देता है, फिर आपका सिस्टम बूट नहीं हो सकता, ठीक है। हार्ड ड्राइव का जो पहला सेक्टर उसे कहते हैं बूट सेक्टर, और वहां पर वो छोटा सा प्रोग्राम लिखा होता है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपका सिस्टम बूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो वायरस, ये वाला वायरस उसी जगह को अफेक्ट करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं ऐसा वायरस जो अपनी फॉर्म्स को बदल ले, अपनी फॉर्म्स यानी अपनी हैयत बदल ले, अपनी जो अपीयरेंस है उसको बदल ले, और इस तरह से ये होता है कि आपका जो एंटीवायरस है वो इस वायरस को फिर डिटेक्ट नहीं कर पाता, कि वो तो ठीक है वायरस, आपका एंटीवायरस डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है हार्ड ड्राइव पर, और वो फिर वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो यानी ये मल्टीपल फॉर्म्स अपनी बार बार चेंज करता रहता है वायरस से बचने, एंटीवायरस से बचने के लिए। डॉस अटैक है जी, डिनाइल ऑफ सर्विस, ऐसा वायरस जो आपकी लीगल जो कुछ सर्विसेज होती हैं उनको मिस यूज करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर के बाहर डोर बेल है, कोई बार बार आके बजाएगा, अगर लीगल चीज है, ठीक है, कोई बार बार आके बजाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह से कोई लीगल सर्विसेज होती हैं जिनको इंटरनेट पर जो अटैकर्स होते हैं वो बार बार यूज करके जो है ना सर्वर्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनको ओवर बर्डन कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का अटैक होता है, डॉस अटैक कहते हैं इसको। चेरनोबिल वायरस एक ऐसा वायरस है जो MS ऑफिस की फाइल्स को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, बस थोड़ी थोड़ी एक पॉइंट अगर याद रखें आप उसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। वॉर्म होता है ऐसा वायरस जो अपनी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करता है, या एक्चुअली ये इतना एक्टिवली आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई ऐसी चीज डिलीट नहीं करेगा आपके सिस्टम पर, सिर्फ आपका जो डाटा है उसको कॉपी कर देगा, उसकी कॉपियां बना देगा, और आपकी हार्ड ड्राइव फिल हो जाएगी। तो आपके लिए कोई बिल्कुल यूज ही के काबिल नहीं रहेगी। आपका एक्टिव पार्टीशन जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसको काफी जगह चाहिए होती है, वो सारा भर देगा। तो वो वॉर्म जो है ना, ये इस लिहाज से एक वो है। एडवेयर ऐसे होते हैं वायरसेस जो एड्स की फॉर्म में आ रहते हैं, वो पॉप अप हो जाते हैं आपके एड्स, ठीक है ना, अक्सर। तो वो भी अभी मैंने जिक्र किया तो वो था ना, ठीक है। तो वो भी जिस तरह ट्रोजन हॉर्स का जिक्र किया मैंने ऊपर, वो भी एक तरह का एडवेयर, अगर एड की फॉर्म में वो आपके सामने आ रहा है। रैंसमवेयर ऐसे होते हैं, रैंसम कहते हैं तावान को, यानी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपका डाटा को चोरी कर लेते हैं, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो चोरी कर लेते हैं, और फिर वो आपसे तावान रैंसम जो है वो तलब करते हैं। तो इस तरह से यानी डिफरेंट वायरसेस जो हैं मेलवेयर्स, उनकी डिफरेंट नेचर है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, चंद एक मैंने आपके सामने रखे। वायरस, हाउ वायरस अफेक्ट्स डाटा ऑफ इंडिविजुअल, किस तरह वायरस आपके डाटा को अफेक्ट कर सकता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन एक जगह पूछा गया, तो आपको आइडिया होना चाहिए। एक तो ये कि वायरस आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है ना उसको डाउन कर देता है, स्लो कर देता है, बड़ा स्लो हो जाता है। जाहिर है जब एक वायरस है जो आपकी एक्टिव पार्टीशन को उसने भर दिया, वॉर्म है फॉर एग्जांपल, वो उसने फिल कर दिया तमाम डाटा उसमें, और तो वहाँ उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, उसको काम करने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, सिस्टम को। तो उसकी परफॉर्मेंस, स्टोरेज स्पेस शॉर्टेज, आपकी स्टोरेज स्पेस पर ये इफेक्ट करता है। तमाम आपकी फाइल्स मिस हो जाती हैं, ठीक है, फाइल्स आपकी एक्सेसिबल नहीं होती, उनकी लोकेशन भी डिस्टर्ब कर देता है एक जगह से दूसरी जगह। यानी डिफरेंट वायरसेस के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। तो कुछ वायरसेस आपकी फाइल्स को, एक्टिव जो फाइल्स हैं उनको अफेक्ट करता है, या सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स हैं उनको अफेक्ट करता है। इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपकी ट्रैफिक को बढ़ा देते हैं, इंटरनेट की ट्रैफिक को बढ़ा देते हैं। यानी देखिए कुछ वायरसेस होते हैं जो अपना यहाँ से ना कनेक्शन बना लेते हैं किसी और सर्वर के साथ, अपनी तमाम आपकी लैपटॉप की इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचा रहे होते हैं। ज़ाहिर है उसको एक सेशन एक बन जाता है, और वो अपनी ज़ाहिर इंटरनेट की जो ट्रैफिक है उसको वो चैनलाइज करेगा,
तो आपका सिस्टम ज़ाहिर स्लो होगा। आपके कुछ वायरस होते हैं जो आपके एंटीवायरसेस को ही डिसेबल कर देते हैं, उन पर हमलावर हो जाते हैं। तो ये भी इस तरह से भी होता है। डाटा रेप्लिकेशन, आपकी डाटा को कॉपी करना, आपकी डाटा की बहुत सारी कॉपियाँ बना देते हैं, जो एक होता है। हाईजैक्ड ईमेल, यानी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपकी ईमेल को हाईजैक कर लेते हैं, आपके हाथ से कंट्रोल निकल जाता है, वो आपकी ईमेल किसी को भी डाटा आपके बिहाफ पर सेंड कर देते हैं। और तो इस तरह से वो मिसयूज, एक तरह से आपकी सर्विस का मिसयूज किया जाता है इस वायरस के लिए। ब्राउज़र होम पेज चेंज, ब्राउज़र का देखिए एक होम पेज होता है जो आपके सामने आता है, जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट रखा होता है। समटाइम्स वायरस उसको अफेक्ट कर देता है और वो अपना किसी और वेबसाइट पर ले जाएगा आपको। जब भी ब्राउज़र आप ओपन करेंगे वो खुद से एक वेबसाइट ओपन कर देगा और वो होम पेज चेंज हो जाएगा। तो ये भी इसका एक बिहेवियर है। खैर ये इतना नुकसानदेह तो नहीं है, फिर भी एक इसका वो है। सिस्टम फ्रिक्वेंटली आपका क्रैश कर सकता है, ठीक है जी, और आपके हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही हथियार डाल देता है, ठीक है, उसी को बोला जा रहा है कि क्रैश हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेफगार्ड डाटा। इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी है। हाउ कैन वी सेफगार्ड डाटा, डाटा को आप कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। देखिए आप चाहें तो डाटा के डिफरेंट बैकअप्स ले सकते हैं और एहतियातन कि भी एक कंप्यूटर पे बैकअप लिया, इंटरनेट पे बैकअप लिया, अपलोड कर दिया डाटा, तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो बैकअप हो जाए तो सेफ हो जाएगा। एंटीवायरस लगाकर आप डाटा को सेव कर सकते हैं बड़ी हद तक, और अच्छा एंटीवायरस लगाकर। इसके अलावा फोल्डर लॉक्स, आप चाहें तो देखिए कुछ फोल्डर ऐसे होते हैं उनको आप जिप करके पासवर्ड लगा के उनको लॉक कर देते हैं, और फिर ताकि वो कोई उसको रीड ना कर सके, उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है, ठीक है। आपकी फाइल जो अंदर होती हैं उनको फिर वो नहीं वो उसको अप्रोच कर सकता वायरस। इस तरह कुछ फाइल्स होती हैं उन पर आप पासवर्ड लगा देते हैं, तो पासवर्ड लगाकर भी कोई फिजिकली अगर कोई रीड करना चाहे तो वो उसको नहीं कर सकता। यानी फोल्डर लॉक और पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है ना, बेसिकली फिजिकली भी हो सकती है। ये फिजिकल अगर कोई आपके लैपटॉप को ओपन करता है, हमलावर होता है आपके सिस्टम पर, ठीक है, तो वो भी आपको इस तरह से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंक्रिप्शन होती है डाटा की फॉर्म को चेंज कर देना, बिल्कुल सिक्योरिटी में यूज होती है ये टर्म। आप अपने डाटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अली है, ठीक है, अली नाम को मैं अगर चेंज करना चाहूँ, मैं एक लेटर आगे कर देता हूँ, ए को बी कर दिया, एल को एम कर दिया, आई को जे कर दिया, ठीक है। तो डिक्रिप्ट कैसे होगा, एक लेटर बैक होके, तो यानी आपने डाटा की फॉर्म को चेंज कर दिया और किसी और को नहीं पता, ठीक है ना, अटैकर उसको फिर जाहिर है उसके लिए मुश्किल होगी उसको रीड करना। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर को अपडेट्स करके, सॉफ्टवेयर के अपडेट्स होते हैं, रेगुलर अपडेट्स आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, वो फिर आपको बग्स से बचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करके आप डाटा को सेव कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल, देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल, तो आपने टाइप्स नहीं पूछी गई उसमें, बेसिकली उसने टाइप्स का नहीं पूछा, तो आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है। जो आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 टाइप्स हैं, तो उनमें से ये एक टाइप है, इसी के बारे में पूछ रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पूछ रहा, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। आपने इसके फंक्शंस देने हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शन है जी, ये मेमोरी को मैनेज करता है, तमाम रैम आपकी जो है ना उसको मैनेज करता है। फिर ये प्रोसेसेस को मैनेज करता है, प्रोसेसेस कहते हैं आपके जो आपने एप्लीकेशन जो है ना बहुत सारी ओपन की होती हैं, उनको किस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस को वो मैनेज करता है कि वो बैक वक्त प्रोसेसर उनके ऊपर स्विच करे और उन सबको उनसे, ठीक है। इस तरह से डिवाइसेस को, बहुत सारी डिवाइसेस हैं आपके सिस्टम में, हार्ड ड्राइव है, आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल्स हैं, तो वो सब की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ओएस ही उसको मैनेज कर रहा है। फाइल मैनेजमेंट, आपकी फाइल कहाँ स्टोर होगी, उसको क्या नाम दिया जाएगा, और वो किस तरह से रिट्रीव होगी, कहाँ से उसको उठाया जाएगा, तो बहुत सारी मैनेजमेंट होती है फाइल की भी। बाकायदा एक सिस्टम है फैट और एनटीएफएस के नाम से, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सिक्योर नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो एक इंटरनेट पर आने के लिए भी आपके ना ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर नहीं है तो आप इंटरनेट पर कोई काम नहीं कर सकते। इंटरफेस मैनेजमेंट, आपके से कि डेस्कटॉप नज़र आता है ना आपको सिस्टम पर, तो वो क्यों नज़र आ रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से नज़र आ रहा है। और इस तरह से
यानी GUI जितना भी आपको जो नज़र आ रहा है सिस्टम में, वो तमाम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की एक वो है मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं इंटरफेस मैनेजमेंट, वो भी इसी ने करनी है। इसके अलावा इसमें आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम वगैरह मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक नोट तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि कुछ आपने इससे गेट किया होगा और कुछ चीज़ें जो एम्बिगुअस थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम।